हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप देख रहे हैं थंबनेल में ही देखेंगे कि सीटेट एग्ज़ाम 2025 के दृष्टि से ये वीडियो बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो सीटेट में जो कि आपका सीडीपी पोर्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि इसमें पेडागोजी जो होती है, इस सीडीपी का मुख्य इंपॉर्टेंट लक्ष्य यही होता है कि जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो पूरे 150 में 90 नंबर के जो आपकी पेडागोजी होती है, इसको कवर कराना होता है। जितने लोगों का डिमांड जो होता है 90 नंबर की जो पेडागोजी होती है, अगर इस पर आप फोकस कर लिए हैं, इस पर आप कवरेज कर लिए हैं, तो पूरा आपका सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए, इसी को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के प्रश्न तो हैं जो कि आपके 2024, याद रखिएगा, जनवरी 2024 का जो पेपर है उसमें सीडीपी के 1 से लेकर 30 अर्थात 30 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। कोई भी एक ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसको आप लोग आसानी से नहीं देखेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस की श्रृंखला चल रही है, और इसमें हम सभी जितने आपके सीटेट के विगत वर्ष के परीक्षा हुए हैं उसमें जितने भी प्रश्न है, चाहे आपका सीडीपी का हो अर्थात बाल विकास का हो, मैथ का हो, ईवीएस का हो, हिंदी का हो, जितने भी पोर्शन बने हुए हैं सबको हम लोग कवर करेंगे। चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी क्रम में बने होते हैं जिसमें आप लोग देख रहे हैं बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, जो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न होते हैं, और इसको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पूरे 150 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, 150 नंबर का प्रश्न भी होता है, याद रखेंगे आप लोग। और ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं इनके लिए 82 नंबर पासिंग, और जो कि जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 90 नंबर पासिंग की श्रृंखला होती है। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिएगा, वीडियो लंबी तो हो सकती है, लेकिन सभी प्रश्न को हम एनालिसिस के माध्यम से देखेंगे, तर्क वितर्क के माध्यम से देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज, कोई लड़का है या कोई व्यक्ति है जिसका नाम है तनुज, अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। ठीक ना, कोई एक लड़का है जो अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले रही है, जो उसकी बहन है वह रस्सी कूदने में हिस्सा ले रही है, क्योंकि वह लड़की है, उसकी बहन लड़की है और वह क्या है भाई, लड़का है। और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं, यह कथन किसको दर्शाता है? याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रटा रटाया प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर को कवर करिए, सीटेट ऑटोमेटिक आपका क्लियर होगा। कैसे होगा देखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि वह कह रहा है कि जैसे कि वह लड़का है, तो लड़का है तो वह भाला फेंकने का काम करेगा। याद रखिएगा, भाला, क्योंकि उसके अंदर ये बात पहले से क्लियर हो गई है कि भाला लड़कियां नहीं फेंकती हैं, कौन फेंकते हैं? लड़के फेंकते हैं। उसके मन में है, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। और इसके बाद वह कह रहा है कि उसकी जो बहन है वह जो रस्सी कूदने का हिस्सा लेगी, या ऐसे गेम है जिसमें रस्सी कूद की गेम होता है, उसकी हिस्सा लेगी, क्योंकि लड़कियां रस्सी कूद की हिस्सा ले सकती हैं, लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। देखिएगा, तो यह रूढ़िवादिता है, जो कि आप लोग इसको, मैं एक बात और बता दूं, जैसे कहा जाता है कि घर की काम है, या घर में खाना बनाना हुआ, झाड़ू पोछा करना हुआ, ये काम औरतें करेंगी। कौन करेगा? ये काम को औरत करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे। पुरुष जो काम करेंगे वह बाहर काम करेंगे, अर्थात फैक्ट्री में काम करना है पुरुषों का काम है। जैसे कि गाड़ियाँ केवल पुरुष चलाएंगे, यह रूढ़िवादिता हो गई है, यह एक प्रकार का रूढ़ बन चुका है। याद रखिएगा, यह जो है कि मतलब कि लड़की है तो यही काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा। यह रूढ़िवादिता बन गया दोस्तों। और रूढ़िवादिता में भी किसका बात कर रहा है दोस्तों? जेंडर की बात कर रहा है, महिला और पुरुष का बंटवारा कर रहा है कि महिला है तो ये काम करेगी और पुरुष है तो ये काम करेगा। जहां कहीं भी ऐसा बात आए तो यह जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगा। रूढ़ का मतलब होता है दोस्तों, ये परंपरा जो बनती हुई चली आ रही है, और इस परंपरा को तोड़ने का हमको और आपको काम करना होगा। ठीक ना। तो कक्षा खेल प्रतियोगिता में जो तनुज है उसके अंदर रूढ़ बन चुका है कि उसकी बहन केवल टू केवल भाला नहीं फेंक सकती है, वह रस्सी कूद में वह हिस्सा लेगी। इस प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसा कोई भी प्रश्न होगा, सब आपको आयोग के प्रश्नों के अनुसार से भी बताएंगे, और यही है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे चिंतन के बारे में कहा, एक अपसारी चिंतन और एक कहा है आपका अभिसारी चिंतन। याद रखेंगे, 2 चिंतन के बारे में कह रहा है। आपको बता दें, देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको पूरा ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे इसको लगाते हैं। अपसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसके अनेक हल होते हैं, इसका अनेक प्रकार का विवरण लिखा जाता है, इसके जो हल होते हैं दोस्तों वह अनेक होते हैं।
ठीक ना। जैसे मैं कह दूं कि प्यारे आप लोग मेला पर एक निबंध लिख दीजिए, तो मेला पर निबंध लिखिएगा तो अगर एक कक्षा में 20 संख्या में बच्चे हैं, 10 संख्या में बच्चे हैं, 30 संख्या में बच्चे हैं, तो सबका जो निबंध होगा अलग अलग प्रवृत्ति से आएगा, अलग अलग दृष्टिकोण से आएगा। और वही बात मैं कह दूं, अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसका हल एक होता है, ठीक ना, जो एक मुख्य केंद्र पर बिंदु पर केंद्रित होता है। जैसे मैं कह दूं कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। अगर आपको कहेंगे कि यह कौन सा चिंतन ये बालक इसको करने में कर रहा है, तो इसको हल करने में जो बालक होता है वह अभिसारी चिंतन कर रहा है, क्योंकि इसके हल एक ही हैं, ठीक ना। चाहे वह किसी से पूछिएगा, एनीवन कोई भी बालक हो, उससे पूछिएगा कि 2 + 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है, ठीक ना। भारत के मुख्यमंत्री का देश के मुख्यमंत्री, भारत देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो वह एक पर्सनल व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा। तो यह आपका अभिसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन में कोई भी ज़्यादा कॉन्सेप्टिंग नहीं होता है, और अभिसारी चिंतन में उसके अनेक हल होते हैं। जैसे कि आप अभिसारी चिंतन कराया जाएगा, उसमें मेला के में निबंध लिखने के लिए कह दिया जाए। जैसे कह दिया जाएगा अगर घरों में औरतें की जगह पुरुष की जगह औरतें कमाने लगे तो क्या होगा, ऐसे कुछ ऐसे जिसमें तरह तरह के बच्चे विचार व्यक्त करें, तो वह जो होता है अभिसारी चिंतन होता है। तो अभिसारी चिंतन के कई उत्तर प्रोत्साहित करता है, जबकि जो अभिसारी चिंतन होता है एक ही समाधान पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यही आयोग ने भी माना है कि अभिसारी चिंतन जो होता है, अभिसारी चिंतन उसके कई उत्तर होंगे, कई प्रोत्साहन उत्तर के मिलेंगे, लेकिन अभिसारी चिंतन में केवल एक उत्तर को प्राथमिकता प्रोबेबिलिटी दी जाएगी। ये बात को याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। याद रखेगा, सही नहीं है पूछा, इस बात को याद रखेगा। कहीं भी ऐसे देना दोस्तों, आप उसको अंडरलाइन करिए और देखिए कि सही नहीं है पूछा है, ठीक ना। तो समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। याद रखिए, तो बात सही है। इसमें पूछा है कि कौन सही नहीं है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि ऐसा तरीका आप उपाय या तरीका ढूंढ के लाइए जिसका कोई भी बहिष्कृत न करे, जिसका कोई बहिष्कार न करे, जो सभी के समान देखने में लगे, जो सभी के हित में वह शिक्षा लाई गई है, उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षण का अर्थ है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी बात सही है। बताना क्या है जो सही नहीं है। तो एक समावेशी कक्षा भाषा शैली के अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है, ये भी बात सही है। तो कौन बात नहीं सही होगा, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। याद रखेगा, ये जो है दोस्तों ये गलत है, और गलत है तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि कौन सही नहीं है। यहाँ पे देखें, निश्चित पाठ्यचर्या मतलब बच्चों को केवल आप एक निश्चित पाठ्यचर्या या मानक मूल्यांकन मान के आप पढ़ाइएगा तो बालक कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, और यह समावेशी शिक्षा का केंद्र नहीं माना जाएगा। इस बात को याद रखेगा। समावेशी कक्षा का केंद्र क्या माना जाएगा, ऐसा शिक्षा आप लाइए जो कोई भी उसको बहिष्कृत न करे, जो सबके सम्मान में शिक्षा हो। याद रखिएगा, ऐसा समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि उस शिक्षा शास्त्र को अपनी शिक्षा में शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करे, जो सबका समर्थन करे और सबका सहयोग को बढ़ावा दे। यह जो होती है समावेशी शिक्षा होती है। कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, यही पूछा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखेंगे। अभिकथन और कारण, ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो अभिकथन मतलब जैसे ए है और ए आर है, अभिकथन को ए दर्शा दिया गया और कारण को आर दर्शा दिया गया। अभिकथन कुछ कहेगा और कारण कुछ कहेगा। कभी ऐसा होता है, प्रश्न ऐसे ही बनता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और क्या ए आर की व्याख्या करता है या आर ए की व्याख्या करता है। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि मतलब ए आर दोनों सही हैं और क्या एक दूसरे से रिलेटिव हैं। तो ऐसी चीज़ को ढूंढ कर इसमें निकालना होता है। तो शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बात सही है कि नहीं सही, आप बताइए। जैसे मैं मान लीजिए मैं शिक्षार्थी हूँ और 2 + 2 मैं जानता हूँ, 4 हो गया, और कहीं मैं जानना हूँ कि 4 कैसे लिखा जाता है, तो मुझे पता है कि 4 ये है और 4 ऐसे लिखा जाता है, और 4 में भी 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। मतलब 2 + 2 जोड़कर मैंने 4 सीखा, और इसी 4 में पुनः 2 जोड़ा तो मैंने 6 सीखा। तो इसको सीखने में इस प्रारंभिक ज्ञान का हम उपयोग कर रहे हैं। यही बात कर रहा है कि जब शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। अभिकथन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखेगा, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने में शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। बताइए,
मैं 2+2 जोड़ के 4 बताया और 4 में +2 जोड़ के मैं 6 बता दिया, तो क्या मैं पहला जो जोड़ यहाँ पे जो ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहला जोड़ किया है इसी के माध्यम से मैं दूसरा जोड़ को जब कर रहा हूँ तो क्या मुझे मदद नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ए भी बात सही है, ए भी बात सही है। और याद रखिए ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन था विवादों का प्रश्न, याद रखिएगा। और आयोग ने इसको क्या माना मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन यह विवाद में ही रहा, सबको कॉमन नंबर नहीं मिला। आयोग ने केवल एक ही आंसर को माना था, क्या है? बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई बच्चा है जो कि केरला का है तो अलग प्रकार का अपने आप को परिवेश महसूस करेगा, कोई बिहार का, यूपी का, झारखंड का, ठीक है ना। अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग वहाँ पे संस्कृतियाँ हैं, वहाँ का अलग अलग प्रकार का कल्चर है, और वहाँ का निवास करने वाला जो बच्चा है अलग अलग प्रकार के अलग अलग कल्चर को वह अनुभव करेगा, ठीक ना। ये बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। याद रखिएगा, कभी भी आप ऑन द गूगल सर्च करिए या आपको बुकों में मिल जाएगा कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। कहीं कहीं बच्चों का विकास रैखिक होता है, ये भी बात है दोस्तों, लेकिन सार्वभौमिक आपको मिल जाएगा। लेकिन आयोग ने इस ऑप्शन को गलत मान के आयोग ने माना है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आयोग का आंसर ए है, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, जब इस प्रश्न को, जब ये प्रश्न बना था उस समय तमाम लोग थे, तमाम ऐसे यूट्यूबर्स थे या बहुत से लोग थे जिनके मन में यही था कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लेकिन नहीं, आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को माना। और आयोग का कहना था कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक न होकर रैखिक होता है। इस बात को याद रखेंगे, और यही कारण है कि इसको गलत मान दिया गया। और पहला वाला ऑप्शन सही है, ए सही है, लेकिन आर क्या है दोस्तों? गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 क्या था? करेक्ट था। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशनल, ठीक ना। अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशनल। मोटिवेशनल को आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना की जाती है? बेहतर प्रदर्शन और कोशिश की संभावना की जाती है। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। मतलब समझिए, जैसे कोई बच्चा है, अगर वह सफल हो जा रहा है तो आप कहेंगे कि वह आंतरिक रूप से प्रेरित था, और असफल हो रहा है तो आप कहेंगे कि वह बाहरी रूप से बाहरी आरोप उस पर दिखाएंगे। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। याद रखिएगा, सफलता, याद रखिए, अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि अभिप्रेरणा में असफलता और सफलता दोनों का आंतरिक आरोपण होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल जाएगा? यहाँ पे बाहरी आरोपण है, गलत हो जाएगा। आंतरिक आरोपण मतलब बच्चा सफल हो या बच्चा असफल हो, वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर सीखता है या सीखने की कोशिश करता है या प्रदर्शन करने की संभावना बढ़ाता है। तो जब बच्चा आंतरिक रूप से हो ना दोस्तों, अपने अंदर से हो, जैसे कि आप बाहरी मोटिवेट करके कुछ क्षण के अंदर, कुछ क्षण के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं, तो कुछ क्षण का जो मोटिवेशन होता है वह क्षणिक होता है, ठीक ना, तो वह खत्म हो जाता है। लेकिन जब बच्चा अपने अंदर से, अपने लगन से अभिप्रेरित रहेगा, उसके अंदर कुछ करने की कोशिश होगी, यहाँ पे लगातार कोशिश देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोशिश दिया है और प्रदर्शन करने की संभावना दिया है, तो वह जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तब होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत के बारे में कहा है कि वह कौन सा है जो प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत, आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप पढ़ के मोटी मोटी किताबें कभी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आप क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट आपका रूप होगा कि आप प्रीवियस ईयर को देखिए, आप निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को देखिए। प्रीवियस ईयर और निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको पूरा मिलाकर आपका लगभग आधा से अधिक तैयारी वहीं पे पूरी हो जाएगी जब आप प्रीवियस ईयर क्लियर कर लेंगे और निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को क्लियर कर लेंगे, वहीं पे आपका आधा तैयारी हो जाएगी। देखिए, मानकीकृत परीक्षण, बच्चे को आप मानकीकृत परीक्षण बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। और देखिए, छात्रों को अपने
अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। याद रखिएगा, जो छात्र होते हैं वो अपने शिक्षकों से सक्रिय का मतलब एक्टिव रूप से सीखते हैं। याद रखेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चलिए, बात सही है। आगे देख लेते हैं, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। ये बात गलत है। याद रखेगा, 3 और 4 में आपको डिफरेंस करना होगा, तो डिफरेंस 3 और 4 को ध्यान में देखिएगा तो आपको 3 नंबर ज़्यादा मिलेगा सही, क्योंकि सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 3 को ही आंसर माना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के दुनिया में, और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। याद रखिएगा, विकास के किस पहलू में, विकास का पहलू है, डेवलप का कुछ पहलू हैं जिसमें आपका तर्क करना, बच्चा तर्क करे, बच्चा चिंतन करे और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ठीक ना, तो कौन सा विकास का ऐसा कौन सा पहलू है, कौन सा ऐसा चरण है जिसमें तर्क करना हो, चिंतन करना हो और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती हो? तो सामाजिक विकास है, कि आपका नैतिक विकास है, कि आपका संज्ञानात्मक विकास है, कि आपका गतिक विकास है? इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए और आपको मिलेगा। देखिएगा, इसमें माइंड डेवलपमेंट से बात कर रहा है, तो माइंड डेवलपमेंट की बात होता है दोस्तों बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से होता है, जिसमें बच्चा संज्ञानात्मक विकास में बच्चा तर्क करता है, चिंतन करता है, समस्या करता है, ठीक ना, एक बातें चीतें करता है, ठीक ना, विचार विमर्श करता है, ठीक ना, या सोचता है, तो वहाँ पे संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बिना कुछ सोचे इसमें चलेंगे। गतिक विकास जो होता है, बच्चा जैसे खेल में, जो खेल की बात करे तो खेल में गतिक विकास हो जाएगा। ठीक ना, ये बात को याद रखेगा। बड़े छोटों के साथ व्यवहार की बात करें, नैतिक विकास हो जाएगा, और समाज में अपना स्थान की बात करें तो वहाँ पे सामाजिक विकास हो जाएगा। तर्क, चिंतन और समस्या समाधान गतिक विकास के दुनिया में चला जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिएगा, लेव वाइगोत्स्की जो कि महान मनोवैज्ञानिक हैं, और इनके बारे में प्रश्न कर रहा है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डॉट डॉट बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। देख, याद रखिएगा, स्वयं नियमन का मतलब होता है कि अपने विकास के लिए। ठीक ना, ऐसे याद रखिएगा, स्वयं के लिए। ठीक ना, ऐसे याद रखिए। तो असंतुलन बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, कि अनुकूलन है, कि संगठन है, कि निजी वाक्य है? याद रखिएगा, इनका कहना है, वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जो होता है ना, वो स्वयं से सीखता तो जरूर है, लेकिन यह समाज के साथ सीखने का एक प्रकार का जुड़ाव रखता है। याद रखिएगा, तो बच्चा जो होता है वो निज वाक्य बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है कि वाइगोत्स्की जो कहते हैं बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, बच्चा छोटे बड़ों से सीखता है, बच्चा अपने छोटे बड़ों, परिवार, आस पड़ोस, माता पिता से सीख जाता है। ले वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चे का प्रथम टीचर उसकी माता होती है, प्रथम विद्यालय उसका परिवार होता है। ये बातों को याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग भी एक महान मनोवैज्ञानिक हैं जो नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं। और ये कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और इन्हें बदले जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, नियम और कानून नम्य हैं और इनको बदले जा सकते हैं। या लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता विकास सिद्धांत में इस बात का वर्णन किया गया है, जब आप पढ़िएगा तो। और देखिए, इसमें भी आप सेकंड नंबर कारण देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होता है। अब देखिए, पहला अभिकथन भी लॉरेंस कोहलबर्ग का ही है और कारण भी लॉरेंस कोहलबर्ग का ही है। पहले तो देखिए कि ये दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। और इसके बाद देखिए कि जो आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो सबसे पहले दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऐसे देखिए, जब आपके सामने समस्या आ जाए कि कैसे हम लोग इसको छाटेंगे, तो दोनों सेंटेंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और दोनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद देखिएगा कि पहला सेंटेंस का कुछ परसेंट, जैसे मान लो भैया कि 30% हिस्सा तो मान ही लो, 40% मान लो, कभी कभी ऐसा हो जाएगा 50% हिस्सा, जो कि आपका ए का 30% हिस्सा आपके आर से मिलता हुआ मिलेगा। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे तर्क और नैतिक विकास की बात कहा है। यहाँ पर भी देखिए कानून, नम्य, नियम, और यहाँ पे भी अच्छा बुरा, नैतिक विकास, ये दोनों रिलेटिव है दोस्तों। इसको आप देखेंगे तो एक दूसरे का रिलेशन इनसे बनेगा, याद रखेंगे। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर जो कि बहुबुद्धिता का सिद्धांत देते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखेगा हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धिता सिद्धांत है उसमें आप लोग देखिएगा अंतर व्यक्तित्व जो होता है दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तार्किक गणित जो होता है नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं होती है, बिल्कुल गलत बात है। तार्किक गणित में ऐसा नहीं होता है, इसमें जो होता है तर्क वितर्क होता है। तार्किक गणित में संज्ञानात्मक विकास होता है। याद रखिएगा संगीतमय में क्या होता है, प्रदर्शन या रचना करने का कौशल, बिल्कुल सही बात है। और स्थानिक में प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल। ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा इसी को देखिएगा संगीतमय में क्या होता है, संगीत में जो होता है प्रदर्शन होता है या इसमें रचना करने का कौशल होता है, बिल्कुल सही बात है। जब आप हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धिता सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, अर्थात 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि अधिगम के बारे में सही होंगे और एक होगा कि जो अधिगम के बारे में सही नहीं होगा, उसी को छांटकर हम लोग सही करेंगे, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। मतलब मैं अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाऊंगा वो अपने पीछे सीखी गई बातों से अपना परिवर्तन लाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये तो होगा नहीं, सही बात है। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है, बिल्कुल सही बात है। अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, बिल्कुल होती है। बच्चा समाज से सीख सकता है, बिल्कुल सीखता है। जो वाइगोत्स्की साहब कहते भी हैं, इसी पक्ष में भी हैं। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखना, समाज से डायरेक्ट जुड़ के सीखता है, माता पिता परिवार आस पड़ोस सबसे मिलकर सीखता है। तो बिल्कुल सही बात है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए गलत बात है तो कौन नहीं है पूछा, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों नहीं हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। याद रखेगा अधिगम जो है वह एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं है जिसको आप लोग परिवर्तन कर सकते हैं। याद रखिएगा उत्पाद वो होता है जिसमें आप लोग उत्पादन के फलस्वरूप जब उसको उत्पाद कर दीजिएगा तो उसमें परिवर्तन न कर पाइएगा। अधिगम जो होता है वह जीवन भर चलता है। जब बच्चा जन्म लेता है या माँ के पेट में जब पलना स्टार्ट हो जाता है तब से लेकर जब तक वो मर न जाए। याद रखिएगा कहा गया है कि जो अधिगम होता है प्यारे, वह गर्भ से लेकर कहाँ तक होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। कब्र का मतलब जब तक व्यक्ति मर न जाए, जब तक व्यक्ति अंतिम शमशान घाट न चला जाए तब तक बच्चे का विकास होता रहता है, व्यक्ति का विकास होता रहता है। याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समस्या समाधान को बढ़ावा देने वाला कारक है अपसारी चिंतन, आपका निष्क्रिय अनुसरण, कार्यात्मक स्थिरता और प्रतिक्रिया सेट। सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए और प्रश्न की लॉजिक को सीखने का प्रयास करिए कि कौन सा कारक है जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। समाधान को बढ़ावा, याद रखिए कितने लोगों के अंदर इसका अलग भाव आएगा। देखिए समस्या है, कारक पूछा है कि ऐसा कारक आप बता दीजिए जो समस्या को समाधान करने में बढ़ावा दे, ठीक ना, बढ़ावा दे। तो क्या होता है दोस्तों, अगर इसमें रहता कि तर्क करना, अगर इसमें रहता कि वितर्क करना, इसमें रहता अपना भाव को दर्शाना, इसमें रहता अपने विचार को दर्शाना, तो हम उसको सही मान लेते। लेकिन इसमें ना तर्क दिया, ना वितर्क दिया, ना भाव दिया, ना विचार दिया, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं दिया। याद रखिए तो आप लोग इसको देखिए ना, तर्क करना हो, वितर्क करना हो, विचार देना हो, अपने भाव देना हो, किस चिंतन के अंतर्गत आता है, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। जब अपसारी चिंतन आप करिएगा तो समस्या समाधान को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आशा करते हैं ऐसा प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। 13 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। तो कौन सा ऐसा स्तर है, याद रखिएगा जो स्तर है ना, देखिए कोहल वर्ग का नैतिकता सिद्धांत जो है दोस्तों, इसके जो आप लोग स्तर देखिएगा, इसके स्तर याद रखिएगा, इसके स्तर के बारे में बात करेंगे। इसके स्तर कितने हैं, 3 हैं और तीनों के जो चरण हैं दोस्तों कितने हैं, 2-2 हैं।
दो चरण क्या हैं दोस्तों, इसके चरण भी कितने हैं, 2 हैं, याद रखिएगा। तो जो कोहलर वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार जो बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य करने में अपना ही लाभ देखते हैं वह पहले स्तर का दूसरे चरण में होता है। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। याद रखें, कभी भी रूढ़ियों को आप प्रमाणित और प्रोत्साहित नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको बताया ना, रूढ़ बन जाता है। रूढ़ का मतलब होता है वह पीढ़ी दर पीढ़ी वह चीज़ें चली आती हैं, वही बन जाती हैं कि मतलब पुरुष है तो वह बाइक चलाएगा, वाहन चलाएगा, औरत है तो नहीं चलाएगा। पुरुष है तो वह बाहर का काम करेगा, औरत है तो वह घर की काम करेगी। यह रूढ़िवादिता है, इसको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, याद रखिएगा, कभी भी आप एक सफल टीचर होने के नाते आप कक्षा कक्ष में अलगाव नहीं करेंगे। कोई भी जाति, समुदाय, वेशभूषा या कोई भी कल्चर का कोई भी बच्चा हो, आप उसको अलग अलग छांट के बैठाएंगे नहीं। एक सफल टीचर की रणनीति होती है, छांटना बच्चों को कभी भी नहीं है, ठीक ना। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना, आपको मैंने कहा कि समूह में आप विद्यार्थियों को विभाजित नहीं कर सकते। वह कम जाने, ज़्यादा जाने, वह काला हो, गोरा हो, किसी संस्कृति से, किसी वेश से, किसी भूषा से, कहीं से आए, आपका संविधान कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि आप बच्चों को कभी भी छांट नहीं सकते हैं। तो वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है। तो आप लोग देखेंगे उपयोगी जो प्रतिपुष्टि है उसकी उपयोगिता पूछा है। यह केवल कार्य के अंत में दी जाती है। याद रखिएगा, केवल जो है ना नेगेटिव टैग वर्ड है। कभी भी आप प्रतिपुष्टि कार्य के अंत में ही नहीं दे सकते, कहीं भी दे सकते हैं। जब आपको एक सफल टीचर होने के नाते जब आपको आवश्यकता लगे कि अब हमको प्रतिपुष्टि देनी चाहिए तो आप दे सकते हो, बिल्कुल, चाहे वह टेस्ट के माध्यम से हो या किसी से प्रश्न पूछ के हो, आप दे सकते हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यह व्यापक और सामान्य होती है, प्रतिपुष्टि व्यापक और सामान्य नहीं होती है। यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। नहीं दोस्तों, यह परिणामों पर केंद्रित नहीं होती है। प्रतिपुष्टि के माध्यम से यह भी सीखा जाता है कि बच्चा कहाँ पे सीखा है, कहाँ पे नहीं सीखा है, बच्चा कहाँ पे गलती कर रहा है। याद रखेगा, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, याद रखिएगा, जो शैशवावस्था होती है इसमें जो समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि अंग हाथों और पैरों के तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बिल्कुल यही जो है शैशवावस्था की बहुत बड़ा पहचान भी होती है कि शैशवावस्था में जो होते हैं अंग जो होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। बात सही है। विकास सिर से पांव तक होता है, ये भी बात सही है, लेकिन यह जो है समीपस्थ सिद्धांत नहीं है दोस्तों, इसलिए गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखेगा। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि विकास के लिए संवेदनशील अवधि होती है, भी बात सही है। सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। याद रखेगा, सबसे पहले जो बच्चा होता है ना, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्थूल गति कौशल करता है, वह पैरों के बल चलता है, इसके बाद वह सूक्ष्म गति कौशल करता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो हमको तो ये सब चीज़ें बताना नहीं, हमको बताना है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में जो बच्चे के अंग होते हैं वह हाथों और पैरों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 17 नंबर का। चलिए अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। चलिए ये बात कर रहा है, तो बात तो थोड़ा आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि कभी भी आप विद्यालय में बच्चों का सांस्कृतिक जीवन जोड़ के ही, मातृभाषा को जोड़ के ही, उसके परिवेश की बातों को जोड़ के ही आप सिखाएंगे। और विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। बिल्कुल सही बनाता है। जैसे देखिए, कोई बच्चा है जो अब उसकी संस्कृति है, उस संस्कृति को आप जोड़ के जब बच्चे को सिखाइएगा, बच्चे को उसके
मातृभाषा के साथ जोड़ के आप उसके मातृभाषा के साथ लगाव करके बच्चों को सिखाइएगा तो बच्चा सीखने को प्रक्रिया को सुगम बनाता है, सरल बनाता है। बात सही है। देखिएगा आपको बता दूं, ए भी सही है, चलिए, और आर भी सही है। अब देखिए, अब देखेंगे दोनों ऑप्शन। देखिए ये तो आपका 3 और 4 गलत हो गया। मैं हर क्वेश्चन में चाहूँगा कि आपको एक अलग अलग रणनीति बताऊँ, ठीक ना। देखिएगा ए और आर दोनों सही हैं, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अब हम देखेंगे, चलिए इसमें देखिए सांस्कृतिक बात क्या है और इसमें भी देखिएगा सांस्कृतिक बात कहाँ है। इसमें देखिएगा उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए जो विद्यार्थियों को, और उसमें भी बात वही कहा है। मतलब ए बात और ए बात किसी भी अंधा व्यक्ति से भी पूछिएगा तो ए और आर दोनों का एक परिपूरक है। तो जब एक दूसरे का परिपूरक है तो क्या है दोस्तों, ए की आर क्या कर रहा है दोस्तों, सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ए आर की क्या कर रहा है दोस्तों, सही व्याख्या कर रहा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है मतलब रचनात्मक मूल्यांकन माना जाएगा। 3 ऐसा ऑप्शन होगा जिसको आप लोग मानिएगा और 1 ऑप्शन होगा जिसको आप लोग नहीं मानिएगा। जिसको नहीं मानिएगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इसको इस क्रम में हम देखेंगे, ठीक ना। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन, ये तो बात सही है। मूल्यांकन का बात ये होता है दोस्तों, छात्रों और शिक्षकों को अग्रामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन, ये भी बात सही है। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है, और एक आकलन एक छात्र को सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब आप इस चारों ऑप्शन को देखिएगा तो आपको 4 भी सही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड, याद रखिएगा निगेटिव टैग वर्ड है, और एक मानक पैमाना के अनुसार छात्रों की तुलना करना। आप याद रखिएगा कभी भी छात्रों को एक मानक पैमाना मान के आप तुलना नहीं करेंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे कि वह क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है। तो बच्चे के दृष्टि से याद रखिएगा कभी भी जो इसमें पूछा है ना कि जो मानक रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, ये सभी माने जाएंगे। क्यों नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा बच्चे को देखिए कभी भी आप पेडागोजी के प्रश्न हल करिए, आपको देखिए 150 प्रश्नों में आपका 90 प्रश्न जो होता है पेडागोजी से आता है। जब भी कभी भी आप लेंदी पेडागोजी को हल करेंगे उसमें आप बच्चे को महान मान लीजिएगा। बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, याद रखिए आप गलती कर सकते हैं, टीचर गलती कर सकता है, बच्चे को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, गलत नहीं ठहराना है, उसको आप मानक मान के उसका परीक्षा नहीं कराना है, आप उसको दंडित नहीं करेंगे, आप उसको इनाम दे के उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बच्चे को आप महान मानेंगे, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन वैकल्य मतलब पढ़ने संबंधित, याद रखिएगा रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, और शारीरिक समन्वय में कठिनाई, और स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो याद रखिएगा जो आपको कह रहा है दोस्तों कि पठन वैकल्य मतलब पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वह ध्वनि प्रसंस्करण है, जो ध्वनि संबंधित होगा दोस्तों, साउंड इफेक्टिव होगा, साउंड से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी की गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ठीक ना, याद रखिएगा कि एक छात्र है जिसकी जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। ऐसा कौन सा जो आपका टॉपिक है जो इसमें सही है। जब चारों ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वे प्रश्न जो शब्दों की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, वे प्रश्न जो छात्रों की व्यक्तिगत राय से पूछे जाते हैं, और वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे जाते हैं, और वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। याद रखिएगा जब ये प्रश्न आपके सामने आया होगा, जो एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने मिला होगा, तो जब आपको ये प्रश्न देखने के बाद आपके मन में एक ख्यालात आए होंगे, कभी कोई 1 को कहता होगा, कोई 2 को कहता होगा, कोई 3 को, कोई 4 को, मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा, देखिएगा कभी भी आपको 4 ऑप्शन मिले ना, सबसे पहले देखिएगा कि बच्चा कौन से ऑप्शन में, कौन ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें बच्चा है ना सबसे ज़्यादा एक्टिव है। याद रखिएगा और आप बताइए
पाठ का सारांश मांगते हैं कि उदाहरण के लिए पूछते हैं, कि व्यक्तिगत राय पूछते हैं, कि सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। याद रखिएगा, जब बच्चे से आप व्यक्तिगत राय पूछिएगा ना, तो वह जो होगा ना, आकलन सबसे बेस्ट होगा। याद रखिएगा, मैंने आपको बार बार कहा, बच्चा को आपको कभी कठिनाई में नहीं, समस्या में नहीं उलझाना है। बच्चा को उलझाना नहीं है, बच्चा को कभी भी आनंदमय तरीके से पढ़ाना है। ये पेडागोजी कहती है, शिक्षा नीति कहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि बाधिता एक क्या है और इसके स्थिति है, जबकि अक्षमता एक क्या है। याद रखेगा, बाधिता जो है ना दोस्तों, याद रखेंगे जब आप पढ़िएगा तो बाधिता जो होती है वो शारीरिक संबंधित बनावट में दिक्कत होती है। तो शारीरिक का मतलब हो गया दोस्तों जैविक। याद रखिएगा, इसके साथ आप जाइएगा कि बाधिता क्या है दोस्तों। बाधिता जो है दोस्तों वह जैविक स्थिति है। याद रखेंगे। और अक्षमता एक क्या है दोस्तों, कार्यात्मक स्थिति है। क्यों है अभी बता रहा हूँ। अक्षमता मतलब न करने की क्षमता, मतलब आप कोशिश करेंगे तो सीख जाएंगे, ठीक ना। तो अक्षमता कार्यात्मक स्थिति मतलब आप कार्य को नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग कार्य को करना स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे उस वस्तुओं को या उसके बारे में आप लोग सीख जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इसको आप जानकारी के दृष्टि से पढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान, याद रखेगा, संज्ञान और भावनाओं के बीच संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। भावना का मतलब होता है इमोशनल, ठीक ना, ये बात को याद रखेगा। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है और विपरीत सत्य नहीं है। अब दोस्तों देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संज्ञान होता है, संज्ञान जो कि मस्तिष्क विकास, तर्क वितर्क, संज्ञा, ठीक ना, ये सब चीज़ें होती है। जो संज्ञान होता है उसका भावना से क्या होता है दोस्तों, भावना जो होता है, भावनाएं जो होती है उससे जो होता है दोस्तों वह घनिष्ठ संबंध होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल जाएगा। कितने लोग प्रश्न पढ़ते क्लियर कर ले होंगे कि भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक निर्भर होते हैं, एक दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, ठीक ना। प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शैक्षिक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उसे लागू करते हैं। कभी लागू आप नहीं करा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। याद रखेगा, मातृभाषा बच्चे का बेस्ट भाषा है, जो अपने माता पिता से सीखा है, जो अपने परिवेश से सीखा है, अपने पर्यावरण से सीखा है, तो आप उसकी अवहेलना करेंगे नहीं। सफल टीचर होने के नाते आप अवहेलना कर ही नहीं सकते हैं। जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों, छोटे बच्चे हैं दोस्तों, मूर्त दिखाने के बजाय, मूर्त का मतलब होता है सामने आप दिखा के बच्चे को सिखाएंगे तो सीखेगा। याद रखिएगा, और प्रतीक दिखाएंगे मतलब वो बच्चा है ना, उसको आप हिंट करके सिखाएंगे, बिल्कुल नहीं सीखेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जब शिक्षक अमूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करे, मतलब उसको दिखाए। ठोस का मतलब होता है दोस्तों सॉलिड रूप से आगे सामने समक्ष उसके दिखाए और कहे कि बच्चा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो बच्चा वहाँ पे डायरेक्टली थोड़ा एक्टिव तरीके से सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब अंदर से मोटिवेशन होना या मोटिवेट होना, आंतरिक रूप से मोटिवेट होना, ठीक ना। आपके अंदर ये भावना होना कि मैं इस चीज़ को कर लूँ या इस चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड होना, ठीक ना। तो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, अभिप्रेरणा जो दंड और भय से आती है। एक बच्चा को देखिएगा, बच्चा को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखो ना, इस प्रश्न को या कोई भी प्रश्न को हल करने से पहले आप लोग क्या करिए कि एक बच्चा को ध्यान में रख दीजिए, और बच्चा को जब आप ध्यान में रखेंगे तो अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से आती है, ये बात गलत है। पुरस्कार के माध्यम से बच्चे को आप अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा।
कितने लोगों के मन में बना होगा कि पुरस्कार के द्वारा बच्चा अभिप्रेरित होता होगा, लेकिन यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं मानती है कि आप लोग बच्चों को पुरस्कार देके कभी आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो। याद रखिएगा, अभिप्रेरणा दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं होती है। अभिप्रेरणा दंड और भय से नहीं आती है। अभिप्रेरणा जो होती है व्यक्तिगत कार्य के आनंद से आती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, इसके बाद प्रश्न, और इसके बाद आधा हल किया हुआ उदाहरण, और रटकर दोहराव। याद रखिएगा सभी आप कितने ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों? 5 ऑप्शन देख रहे हैं। 5 ऑप्शन में आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा कि बच्चे को कभी रटाना नहीं है, बच्चा को दोहराव नहीं कराना है। जिसमें ऑप्शन नंबर ई है ना, इसको गलत काट दो। और गलत काटने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं बचता कि जो बच्चे के अकॉर्डिंग गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाइए फटाफट, क्योंकि यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की दुनिया में चलेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, यह अराजक है कि रैखिक है, कि समीप दुर्भिमुख है, कि आपका शीर्षगामी है। याद रखिएगा जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सूक्ष्म पेशी कौशल तो करता है, ये तो बात सही है, लेकिन उससे पहले भी वह सकल पेशी कौशल करता है। याद रखिएगा यह समीप दुर्भिमुख, ये जो है दोस्तों यह विकास को दर्शाता है, क्योंकि आपको पता है ना कि सबसे पहले हाथों से पहले क्या बढ़ती है? शरीर के अंग बढ़ते हैं। ये बात अभी मैंने आगे आप लोगों को बताया हूँ, ठीक ना। और कभी ऐसा भी होता है स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल में बच्चा जो होता है सबसे पहले स्थूल गति कौशल करता है। याद रखिएगा वह जो होता है पैरों के बल चलता है, पैर और हाथों के बल चलता है, फिर उसके बाद वह पैर के बल चलने लगता है। ये बात को याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन जाता है। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? अलग करने का मतलब हुआ दोस्तों विकेंद्रण, विभाजित करना। आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बहुत रटा प्रश्न है, कई बार बना है, ये बात को याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पद्धति की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? याद रखेंगे, ठीक ना। जब आप लोग देखिएगा रस्सी आपको पता है ना, रस्सी क्या है दोस्तों? रस्सी जो है आपका नॉट लिविंग है, वह निर्जीव है, आपको पता है वह निर्जीव वस्तु है। और जो अरु है ना, वह कहती है कि रस्सी ने मुझे जानबूझकर आउट कर दिया। तो ऐसा आप लोग देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कहा है, संवेदी चालक अवस्था की बात कहा है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की बात कहा है, कि पूर्व चलन अवस्था की बात कहा है। तो जब इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यह पूर्व चलन अवस्था के बारे में है, क्योंकि यह पूर्व से बातें चलती आ रही है, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो पूर्व चलन अवस्था है, इसमें जो बाहरी की बातों को या आगे की बातों को ध्यान में रखते हुए पीछे की बातों को तर्क दिया जाता है, यही जो होता है पूर्व चलन अवस्था होती है। जो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आपका लास्ट और 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस प्रकार की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी जो होते हैं या विद्यार्थी जो होते हैं एक दूसरे से सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसा होता तो सही होता है। शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और व्याख्यान देने और समझाने की प्रभावी शिक्षण सक्रिय होती है। बच्चा को आप व्याख्यान नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा। व्याख्यान देना बच्चे के अकॉर्डिंग ये जो होता है ये गलत होता है। प्रत्याहार और दोहराव चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। बच्चे को दोहराना नहीं है, रटाना नहीं है, ये बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप लोग 2 को क्या मानिएगा दोस्तों? सही मानिएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे। पूरा 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई और 30 प्रश्नों ने आपने कितना प्रश्न आपने हल किया, याद रखिएगा। उतना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आपसे पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।